आरएनए क्या और आरआरएनए राइबोसोम्स को एमआरएनए से जोड़ता है. इट एक्ट एज एन एंजाइम राइबोसाइम्स हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड ड्यूरिंग. ठीक है, वो जो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है दो अमाइनो एसिड के बीच में, वो एक राइबोजाइम यानी आरएनए कंटेनिंग एंजाइम ही, राइबोसोम्स के अंदर वाली एंजाइम और आरएनए कंटेनिंग एंजाइम्स ही वो बॉन्ड को बनाती है. उसका नाम है एंजाइम का पेप्टाइडल ट्रांसफरेज. पेप्टाइडल ट्रांसफरेज सही से यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगी. एंड इट इज एक्चुअली पेप्टाइडल ट्रांसफरेज इज अ वी कैन से इज अ पेप्टाइडल ट्रांसफरेज इज अ 16S RRNA. 16S का RRNA होता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज. ये कंपोनेंट होता है खुद ही, जो कि आपका इस राइबोसोम में एक आरएनए है. खुद राइबोसोम में एक आरएनए है और वही बॉन्डिंग करती है, वही अमाइनो एसिड्स की बॉन्डिंग करती है. ठीक है. has a what are now the this is the differences between the differences. These are the suddenly there is a slide which is showing the differences between the DNA and the RNA. Because how I understood that, because इसमें deoxyribose sugar है, तो deoxyribose sugar कौन से मॉलिक्यूल में होता है? डीएनए में. ऑल्दो हेडिंग यहाँ नहीं लिखी हुई है, पर हम पॉइंट से कन्फर्म कर सकते हैं कि ये डिफरेंसेस किसके हैं, डीएनए और आरएनए के. सो व्हाट आर द डिफरेंसेस? सबसे पहला तो मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस है कि डीएनए मॉलिक्यूलर वेट में ज्यादा होगा आरएनए से. एंड सेकंड के डीएनए डबल स्ट्रैंड का न्यूक्लियोटाइड चेन है और जबकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंड का है. एंड डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर, तभी उसका नाम भी डी से शुरू हो रहा है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. आरएनए में राइबोस शुगर है, उसका नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड है. थाइमीन इज प्रेजेंट, इधर थाइमीन की जगह यूरासिल प्रेजेंट. अनयूजुअल नाइट्रोजन बेसिस आर एब्सेंट एंड यहाँ पर नाइट्रोजन बेसिस भी होते हैं अनयूजुअल. ठीक है. जेनेटिक मटेरियल, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड जेनेटिक मटेरियल ऑफ सम वायरसेस. ये ज्यादातर मटेरियल्स का ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, बट आरएनए सिर्फ कुछ आरएनए वायरसेस का, चाहे वो प्लांट के हो चाहे वो एनिमल के हो, उनका जेनेटिक मटेरियल. जो मैं आपको टीआरएनए की बात कह रही थी वो मैं अभी आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, बिकॉज टीआरएनए कैसे अडेप्टर की तरह काम करता है. क्योंकि मैंने जब स्क्रॉल डाउन किया था तो मुझे दिखा नहीं यहाँ पर कोई टीआरएनए की भी स्लाइड है. होगी शायद, और अगर मैं देखूं, बट मैं यहीं से देख लेती हूँ गूगल इमेजेस से. तो टीआरएनए इज दिस काइंड ऑफ मॉलिक्यूल. इस तरह से क्लोवर लीफ जैसा मॉलिक्यूल होता है टीआरएनए. ठीक है. इसमें आप देख रहे हो कहीं पर लूप पार्ट्स भी हैं, कहीं पर बॉन्डेड डबल स्ट्रैंडेड पार्ट्स भी हैं. ठीक है. तो डजंट मैटर, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही है. इसका स्ट्रक्चर इसी तरह का होता है. इसमें लूप्स भी होते हैं जो सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन्स होते हैं. देन इसके अंदर कुछ डबल स्ट्रैंडेड रीजन्स भी आप देख रहे हो, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है. चारों पार्ट्स में 3 लूप्स हैं इसमें, 1, 2 एंड 3, जिसमें से एक लूप जो होता है वो एंटीकोडोन लूप. ये एंटीकोडोन लूप होता है क्योंकि इसके जो सीक्वेंसेस हैं वो जस्ट एमआरएनए के कोडोन के अपोजिट सीक्वेंसेस होते हैं एंटीकोडोन लूप के, और ये इससे पेयरिंग करते हैं. जैसे कि हमें अपना मोबाइल चार्ज में लगाना होता है, तो हम उस चार्जर की एक पिन तो अपने मोबाइल में लगा देते हैं. मान लो ये हमारा अमीनो एसिड हमारा मोबाइल है, तो उसकी एक एंड 3' एंड यानी कि चार्जर की जो पिन है वो हम अपने मोबाइल में लगा देते हैं. बीच में चार्जर होता है,
जो एक अडेप्टर की तरह काम करता है, और अडेप्टर का जो माउथ है वो हम सॉकेट में लगा देते हैं, सॉकेट में बिजली आ रही है तो वो कनेक्ट हो जाता है। तो टीआरएनए एक अडेप्टर की तरह बोल लो, कनेक्टर की तरह बोल लो, किसी की तरह इसको ये काम करता है, जो अमाइनो एसिड को पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को पर्टिकुलर कोडोन के साथ जोड़ता है। ठीक है, कोडोन और ये फिक्स है कि इस पर्टिकुलर कोडोन का जीएजी का ग्लूटामिक एसिड ही अमाइनो एसिड होगा, दिस इज फिक्स। इसके लिए पूरा एक चार्ट है 64 कोडोन्स का, 64 कोडोन्स, और उनमें से वो 20 अमाइनो एसिड्स को कोड कर रहे हैं। वो एक पूरा चार्ट है, चेकर बोर्ड है, जिसपे सारे कोडोन्स दिए हुए हैं कि कौन सा कोडोन किस अमाइनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट उन दोनों को कनेक्ट करने वाला बीच में जो मॉलिक्यूल है, दैट इज अ टीआर। ये 3 डायमेंशनल में ऐसा दिखता है, इट लुक्स लाइक दिस इन द 3 डायमेंशन। It is a 2-dimensional diagram. This one is a 2-dimensional light diagram and this one is a 3-dimensional. ठीक है, और अगर हम देखें तो इसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी के बारे में देखें तो हम देख सकते हैं येलो कलर के टीआरएनएज हैं, दे आर कनेक्टिंग द अमाइनो एसिड्स, ब्रिंगिंग द अमाइनो एसिड्स। जैसे कि आप देख रहे हो, ट्रांसलेशन की प्रोसेस का डायग्राम है, स्कीमेटिक डायग्राम। ये टीआरएनए, इनकमिंग टीआरएनए, ये अपना अमाइनो एसिड लेकर आ रहा है और इसका एंटीकोडोन लूप अब ये नेक्स्ट वाले के साथ यहाँ पेयर करेगा। ठीक है, तो ये आया, इसने पेयर किया, यहाँ पे करना है इसको, ये पेयर कर लेगा और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, राइबोसोम्स ये बॉन्ड बना लेंगे, ये रहे राइबोसोम्स, दे फॉर्म द बॉन्ड बिटवीन द अमाइनो एसिड्स। अब फिर जब ये वाला, ये पूरी चेन इस वाले के साथ बॉन्ड बना लेगी तो ये वाला फ्री हो जाएगा, दिस टीआरएनए विल बी फ्री। ठीक है, ये ऑलरेडी बॉन्ड बना चुका है तो ये यहाँ से निकल रहा है, एसीसी यहाँ से निकल रहा है। तो इस तरह से चल रहा होता है, एक तरफ से नए टीआरएनए आ रहे होते हैं, बीच में बॉन्ड बना रहे होते हैं, और एक तरफ से जो जिसका बॉन्ड बन गया वो खाली होकर निकल रहा है। ये स्टेप्स होती हैं, these are the steps of translation, protein synthesis। इस डायग्राम में भी ऐसा ही दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से there are 3 sites in the RNA binding sites, और 3 जगह 3 डिफरेंट वर्क्स होते हैं। ए साइट में इनकमिंग आरएनए आता है, पी साइट में बॉन्ड बनता है और ई साइट में एग्जिट हो जाता है, बाहर चला जाता है। तो ऐसे साइट्स राइबोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। जब आरएनए पी साइट पे आता है तब उसमें बॉन्ड बन जाते हैं अमीनो एसिड के बीच में, और ई साइट पे खाली टीआरएनए जो होता है वो एग्जिट कर देता है। तो ये कुछ डायग्राम है जिससे आपको टीआरएनए के बारे में भी पता चलेगा कि एक्चुअली में वो कैसे अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम कर रहा है, हाउ इट इज एक्टिंग एज एन अडेप्टर मॉलिक्यूल। Some points are given. Second type of RNA is tRNA, transfer RNA. Each tRNA molecule has a triplet of bases called anticodon, and tRNA is a single स्लाइड प्ले होने लग गई है ट्रांसलेशन की। ग्लॉसरी आ रही है इसकी। tRNA molecule is present in the cell that attached to the correct amino acid, लास्ट वाला पॉइंट हम देख रहे हैं, and synthesize the protein chain from the on the ribosomes of the cell. Back to our PDF, back to our representation. Now coming to this note, RNA polymerase is also called DNA dependent RNA polymerase. RNA polymerase को एक नाम और दिया जाता है जो कि है DNA dependent RNA polymerase। क्यों? Because वो डिपेंड ही RNA DNA पे है। Why? क्योंकि उसने DNA को ही कोड करके, मतलब DNA को रीड कर करके ही RNA बनाया है।
तो इसी वजह से उसका नाम, एक और नाम उसे सिंपली आरएनए पॉलीमरेज ना बोले तो हम इसे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसके लिए जो रॉ मटेरियल था वो डीएनए था, उसके लिए जो टेम्पलेट था जिसको रीड करके उसने आरएनए बनाया वो डीएनए था। यहाँ पे देखो ये टीआरएनए आ गए। ये इसकी बात करते हैं, ब्लू कलर के जो स्ट्रैंड्स हैं दीज आर डीएनए स्ट्रैंड्स एंड दिस ग्रीन कलर एंजाइम इज अ आरएनए पॉलीमरेज बिकॉज इट इज रीडिंग द ब्लू कलर स्ट्रैंड्स ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड, इससे कोड्स पढ़ रही है और उसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना रही है। therefore this RNA polymerase enzyme is also known as DNA dependent RNA polymerase. It is dependent for its activities dependent on the DNA. This is DNA dependent RNA polymerase. This was MTech. RNA polymerase 1. Next point of this, after this, कि RNA polymerase को DNA dependent RNA polymerase कहते हैं. Next point is RNA polymerase 1 is found in nucleolus and help in synthesis of RNA. ये कौन सी जगह मिलती है RNA polymerase 1? RNA polymerase की लोकेशन बताइए. It's found in nucleolus. अब nucleolus क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर 3-4 चीजें हैं. एक तो थ्रेड लाइक क्रोमेटिन है, डीएनए का थ्रेड, और एक उसका साइटोप्लाज्म है जिसमें पर्टिकुलर एंजाइम्स हैं. ठीक है, तो साइटोप्लाज्म हो गया जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं, और एक उसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म है और एक उसके अंदर डेंस कलर का एक सब्सटेंस होता है, डेंस कलर का रीजन होता है किसी सेल के अंदर जिसे बोलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होता है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस. तो इस न्यूक्लियोलस में ये एंजाइम रहती है आरएनए पॉलीमरेज 1 एंड इट इज, ये हमेशा आरआरएनएस बनाती रहती है क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज 1 का फंक्शन है आरआरएनए बनाना. ठीक है, तो ये याद रखना है कि इट इज फाउंड इन न्यूक्लियोलस एंड इट फॉर्म्स आरआरएनएस. आरआरएनएस क्या है? राइबोसोम्स आरएनए, राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोम बनाएंगे, राइबोसोमल आरएनएस हैं. इन्हीं से आर से आया है राइबो, आर आरएनए, आर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए. RNA polymerase second. So there are 3 types of RNA polymerase. One form the rRNAs. Second जो होंगे RNA polymerase second, ये mRNA जो हमारा मेन मैसेज वाला RNA है, वो जो एंजाइम बना रही है वो सेकंड है. यानी मेन जो हमारा मैसेज जिससे कि प्रोटीन बनने हैं वो कौन सी एंजाइम बनाती है? सेकंड बनाती है, RNA polymerase second. RNA polymerase third helps in synthesis of tRNA. थर्ड वाली जो एंजाइम है ये tRNA. क्लियर? Clear? So these 3 are forming the 3 different types of things. One is forming rRNA, 2 is forming mRNA, 3 is forming tRNA. Ribosomal RNA is in insoluble form. rRNA क्या है? Insoluble है, तभी वो राइबोसोम जैसे स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं. Pribnow complex, what is this? Now Pribnow complex is the DNA sequence found in the promoter region of genes in the prokaryote. It has a sequence TATTA. से टाटा बॉक्स भी कहते हैं बिकॉज इसका स्पेलिंग कुछ इस तरह का है कि इसकी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस उस लेटर में अरेंज है TATTATG. ये प्रोकारियोट्स के जीन्स में, प्रोकारियोट्स के प्रमोटर रीजन में ये सीक्वेंस देखा गया. कई सारे प्रोकारियोट्स में ये सीक्वेंस मेन था, तो इसको एक नाम दे दिया गया. मे बी साइंटिस्ट Pribnow होंगे, तो दैट इज टाटा बॉक्स ऑल्सो इट इज कॉल्ड, एंड इट इज अ सीक्वेंस ऑफ प्रमोटर रीजन. प्रमोटर रीजन का सीक्वेंस है, मतलब यहाँ पर प्रमोटर रीजन कौन सा होता है? जहां पर आकर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ती है.
RNA polymerase second will be attached. क्योंकि क्या बोला गया है, ट्रांसक्रिप्शन की बात कही गई है प्रोकैरियोट्स की. प्रोकैरियोट्स में ये सीक्वेंस मिलता है. स्पेसिफिक कैरेक्टर. अब ग्रेगर जोहान मेंडल conducted hybridization experiment these he called them as factors. मतलब जीन की बात कही गई है कि जीन को 1857 में मेंडल ने फैक्टर नाम दिया था, क्योंकि तब तक जीन डिस्कवर नहीं हुई थी, या फिर तब तक उनका कोई रिलेशन ऐसा पता नहीं था कि क्रोमोसोम्स में है, तब क्योंकि क्रोमोसोम ही आइडेंटिफाई नहीं होती, तो फैक्टर बोलते हैं. देन 1909 में जॉनसन ने सबसे पहले जीन वर्ड यूज किया, तो उसी ने जीन को कॉइन भी किया है. ये एक पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम है, क्योंकि तब तक 1900 तक मतलब माइक्रोस्कोप्स डेवलप हो गए थे जिससे हम क्रोमोसोम देख सकते हैं. और ग्रीक में जीन का मतलब है टू गिव बर्थ, जो बर्थ देती हैं. 1941 में जॉर्ज डब्ल्यू बीडल एंड एडवर्ड एल टॉटम ने जीन कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ, ये जीन को डिस्कवर किया, ऐसी जीन्स को डिस्कवर किया बीडल और टॉटम ने, जो कि ओपेरॉन में आती हैं, जो कि प्रोटीन्स को प्रोडक्शन कंट्रोल करती हैं. हम ये देख ही रहे हैं ऑलरेडी, हम लोग ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को देख रहे हैं कि किस तरह जीन ही वो चीज है जो कि एक्सप्रेस होके प्रोटीन बना रही है. तो जॉर्ज डब्ल्यू बीडल और एडवर्ड एल टॉटम ने प्रोकैरियोट्स में सबसे पहले ये चीज देखी कि किस तरीके से जीन एक्सप्रेस होती है. 1950 वॉटसन एंड क्रिक ने डेवलप किया डीएनए का स्ट्रक्चर. देन जीन स्पेसिफिक सीक्वेंस की बनेगी डीएनए न्यूक्लियोटाइड की. एंड बेंजर ने इकोलाई पे और T4 बैक्टीरियोफेज पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे, मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिए जीन के बेंजर ने. आई एम फॉरगेटिंग द फर्स्ट नेम एंड इट्स आल्सो नॉट विजिबल हियर. So he has proposed the modern concept of gene while working on E. coli and T4 bacteriophages. And according to him, उसने जो terms दिए थे वो थे सिस्ट्रॉन, रेकॉन, म्यूटॉन. इनकी डेफिनेशंस भी नीचे दी हुई है, सिस्ट्रॉन, रेकॉन और म्यूटॉन की, रेप्लिकॉन, इन सब की डेफिनेशन दी हुई है. सिस्ट्रॉन एक ऐसी जीन है जो कि फंक्शनल डीएनए बनाती है, यूनिट है डीएनए की, जिससे कि प्रोटीन बनेगा. यानी कि ऐसा पोर्शन डीएनए का, फंक्शनल पोर्शन डीएनए का, जो कि प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन के कोड्स उसके अंदर है, उस स्पेसिफिक को सिस्ट्रॉन कहते हैं. रेकॉन किसको कहते हैं? इट इज आल्सो यूनिट ऑफ डीएनए जो रिकॉम्बिनेशन करती है, विच इज इन्वॉल्व्ड इन रिकॉम्बिनेशन, रेकॉन कहते हैं. म्यूटॉन किसको कहते हैं? इट इज द डीएनए दैट इज एबल टू अंडरगो म्यूटेशन, जिसमें म्यूटेशन हो जाए या जो म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो वो म्यूटॉन बन जाएगी. रेप्लिकॉन क्या? इट इज द यूनिट ऑफ डीएनए जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है. इट अंडरगो प्री रेप्लिकेशन, सॉरी इट अंडरगोज रेप्लिकेशन ही होना चाहिए, यहाँ पे पी नहीं होना चाहिए. इट अंडरगोज रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए में ही, डीएनए एक बहुत लंबा स्ट्रेच है, ठीक है. डीएनए एक बहुत लंबा स्ट्रेच है जिसमें से कुछ पोर्शन ऐसे हो सकते हैं जो सिस्ट्रॉन हो, जिनके डायरेक्टली प्रोटीन्स बनने. कुछ पोर्शन ऐसे हो सकते हैं जो रिकॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जो रेकॉन कहलाएंगे. कुछ पोर्शन ऐसे हो सकते हैं जिनमें म्यूटेशन होने के ज्यादा चांसेस हैं, तो वो म्यूटॉन बन जाएंगे. और कुछ पोर्शन ऐसे होंगे जहां से डीएनए ओपन होना शुरू होता है रेप्लिकेशन के वक्त, जो रेप्लिकॉन होते हैं, तो डीएनए एक लंबा सा स्ट्रेच है, न्यूक्लियोटाइड है, पॉलीमर है, जिसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का फंक्शन के हिसाब से अलग अलग यूनिट्स प्रेजेंट होंगी, अलग अलग उसके पार्ट्स प्रेजेंट होंगे. क्लियर? So we will end here on this. We will resume from the other topics, which is codon and which is genetic code. It is the new topic, translation. From the genetic code and translation starts, means conversion of mRNA into proteins. Clear?
So translation we will going to start tomorrow. Translation में codon this checkerboard I was telling you that three ट्रिपलेट का एक अमाइनो एसिड्स जो है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड जो है उसका एक चार्ट दिया जाता है जिसे चेकर बोर्ड कहते हैं। जैसे कि आप चेस बोर्ड देखते हो वैसे ही यहाँ एक चेकर बोर्ड होता है। 64 उसके अंदर आउटकम्स आते हैं और उसमें 64 कोडोन्स लिखे रहते हैं जो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं। फिर कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी कोडोन की कि इनिशिएटर कोडोन क्या होते हैं, टर्मिनेटर कोडोन यानी स्टॉप कोडोन क्या होते हैं, जेनेटिक कोड क्या होता है, कैसे उसकी प्रॉपर्टीज है। ये दो साइंटिस्ट है, ठीक है, ऐसे उनके डायग्राम्स लिख रहे हैं बट इसमें से एक आपका रॉबर्ट हॉली है क्योंकि नाम यहाँ दिए रखा है, ठीक है। दूसरा भी शायद वही होगा बट उसकी इमेज क्लियर नहीं है। एक पेज टीआरएनए के बारे में और रॉबर्ट हॉली ने ही वाज अ बायोकेमिस्ट, अमेरिकन बायोकेमिस्ट जिसने 1965 में क्लोवर लीफ मॉडल दिया था और किसी और साइंटिस्ट का यहाँ नाम मेंशन नहीं है तो यही है, ओनली दिस इज ओनली देयर। के बाद टीआरएनए का यहाँ पर मैं जैसे बताया कि 2 डायमेंशनल व्यू क्लोवर लीफ मॉडल दे रखा है, एंटी कोडोन लूप, डी आर्म, टी शायसी, आर्म एंड लूप, ये इसके पार्ट्स दे रखे हैं, 5 डैश 3 डैश एंड्स, ये सब इसके अमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म दिखा रखी रेड कलर के ऊपर। तो ये सब हम पढ़ेंगे आगे। इसमें टीआरएनए के 3 डायमेंशनल व्यूज दिखा रखे हैं, एल शेप का लगता है 3 डायमेंशनल व्यू। ट्रांसलेशन के स्टेप्स बताए हुए हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं ट्रांसलेशन के, राइबोसोम पे कैसे ट्रांसलेशन होगी, एंड देन काफी डिटेल में ये बताया हुआ है ट्रांसलेशन यहाँ पे। देन उसके बाद जीन एक्सप्रेशन के लिए एक और कॉन्सेप्ट है ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, प्रोकैरियोट्स में जो आता है, इकोलाई, बैक्टीरिया एस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है। इकोलाई एक बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म है, बहुत इजीली क्योंकि लैब में ग्रो कर जाता है तो उसकी जीन भी बहुत डिटेल में, ये सब उसकी जीन है, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, ये सब इकोलाई की जीन है। ये इकोलाई का डीएनए के बारे में कोई एक प्रोसेस पढ़ रहे हैं जिसे कह रहे हैं लैक्टोज, लैक्टोज का जीन एक्सप्रेशन, इसे लैक ओपेरॉन कहते हैं, लैक ओपेरॉन। इट इज रिलेटेड टू द लैक्टोज एक्सप्रेशन। लैक्टोज एक शुगर है। फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज द सेकंड लास्ट टॉपिक। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का पूरा एक्सप्लेन होता है इसमें चैप्टर में। ये चैप्टर क्वाइट अ बिग चैप्टर, वी कैन से चैप्टर 6 more big than chapter 5 it is, and it is a very very detailed chapter because इसमें बहुत छोटी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा समझाया हुआ है। डीएनए जैसी चीज के बारे में बहुत एक्सप्लेन है, आरएनए, देन उसकी प्रोसेसेस, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, देन उसके बाद बताए हैं वो भी काफी डिटेल में। देन उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आ गई, ये लास्ट टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। ये सब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के दिए हुए हैं, पूरे स्टेप्स को डिटेल में बताया इन्होंने। डजंट मैटर, अगर हम इनको इनमें से कुछ स्टेप्स को स्किप करके सिर्फ एनसीईआरटी बेस भी पढ़ेंगे तब भी हम समझ सकते हैं। So I will search a new PPT on it which is more precise because it is having a little much details about all these topics. And if I found any other useful thing, I will share. Okay. Okay, ma'am. Okay, so I'm ending the class. Thank you, ma'am. Welcome.